ओके सो हेलो बच्चों। मेरा नाम सत्यम है और मैं ट्रिपल आईटी श्री सिटी का स्टूडेंट हूँ। और आज जो चैप्टर हम करेंगे फिजिक्स में दैट इज न्यूक्लियाई। ये न्यूक्लियाई जो आपका चैप्टर है दिस इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, है ना। बहुत ही इजी चैप्टर है। तो आज हम इसके एग्जाम्पलर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पलर क्वेश्चंस आज हम इसके करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इस चैप्टर की लाइक आधा घंटा 20 मिनट मैं आपको ये थियरी थोड़ा सा बताऊंगा इस चैप्टर की जो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स थियरी को भूल जाते हैं, है ना। तो पहले आप अपन इस चैप्टर की थियरी कर देंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। तो न्यूक्लियाई, ठीक है। तो सम न्यूक्लियाई क्या होता है बेसिकली। ये एक ये एंटायर पॉजिटिव चार्ज और जो मास होता है एटम का वो लेकर के एकदम बीच में बैठा होता है पूरा एटम के, ठीक है। मतलब एटम का 99% मास और ये पॉजिटिव जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियर लेकर के बैठा रहता है बीच में, ठीक है ना। एंड अब यहाँ पे सम टर्म्स रिलेटेड टू न्यूक्लियर करते हैं। सम टर्म्स रिलेटेड टू न्यूक्लियर जिसमें आपका एटॉमिक नंबर, एक सेकंड, ये आपका न्यूक्लियर है ना। ओके, चलो ये पहले, ऑलराइट, पहले आपका टर्म्स रिलेटेड टू न्यूक्लियर, ठीक है। टर्म्स रिलेटेड टू न्यूक्लियर। अब टर्म्स यहाँ पे आपकी क्या क्या आती हैं, मैं ये इसको ऊपर कर देता हूँ। बच्चों थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप ये लेक्चर सुने क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ी सी इसकी थियरी आपको करा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपका जल्दी जल्दी कराऊंगा मैं, है ना। सबसे पहले आपका आता है एटॉमिक नंबर, है ना। एटॉमिक नंबर मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। आपको सब पता है ना। इसका इसका क्या मतलब होता है कि इसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सही बात है कि नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। फिर उसके बाद हम आते हैं मास नंबर पे। फिर उसके बाद हम आते हैं मास नंबर पे। मास नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जो कि हमारा ए है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये हमारा होता है मास नंबर। फिर उसके बाद आता है न्यूक्लियर साइज, है ना। अब न्यूक्लियर साइज, ठीक है। अब न्यूक्लियर साइज बेसिकली बच्चा ये आपको याद रखना है क्योंकि ये जेई मेंस में हमेशा क्वेश्चन आते हैं और जेई एडवांस में भी। आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, है ना। किसी भी एलिमेंट का अगर हमें न्यूक्लियर साइज पता करना है जो कि आर होता है, उसके लिए सबसे पहले उसका मास नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। उसकी पावर 1/3 इंटू आर नॉट। जहां पर मेरे आर नॉट की जो वैल्यू है, जहां पे मेरे आर नॉट की वैल्यू है 1.1 इंटू 10 to the power -15, 1.1 इंटू 10 to the power of -15 मीटर, ठीक है। इसको हम कभी कभार एम्पेरिकल कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम कभी कभार एम्पेरिकल कांस्टेंट भी बोलते हैं, ओके। चलो बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं एक आपकी होती है न्यूक्लियर डेंसिटी। इट्स बेसिकली द इंडिपेंडेंट मास नंबर एंड देयरफॉर सेम एज द न्यूक्लियर, है ना। तो जो ये जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है ना बच्चा, अब अगर आपने अपनी थ्योरी क्लासेस में पढ़ा है तो ये कांस्टेंट होता है, यानी कि इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर डेंसिटी। क्लासेस में डेरिवेशन कराए जाते हैं, इसकी डेंसिटी होती है 3 मीटर पर 4 पाई r0 का क्यूब। ये एक याद रखने वाली चीज है ना। मैंने आपको पहले ही देखो, आते ही चैप्टर स्टार्ट होते ही दो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको स्टार्ट करा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे वो करना पड़ेगा, है ना, याद रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारे, अगर आपको याद हो, एटॉमिक मास यूनिट आते हैं जो कि हमारे एएमयू होते हैं। एटॉमिक मास यूनिट जो कि हमारे एएमयू होते हैं, है ना। एएमयू इट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन न्यूक्लियस, है ना। 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन न्यूक्लियाई, ठीक है। 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन न्यूक्लियाई होता है एक, ये हमारा एएमयू होता है, ठीक है। तो एएमयू की वैल्यू जो कि होती है 1 एएमयू की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 to the power -27 kg, ठीक है।
ये कुछ आपको याद रखने की जरूरत है, जिसकी वैल्यू होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये हमारे न्यूक्लियर क्वेश्चंस में काम आते हैं इस चैप्टर के, ठीक है ना? प्लीज इस चैप्टर को इग्नोर ना करें, ये बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर में दिक्कत ये है कि इतनी सारी चीजें हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग ये हो सकता है कि आप यूनिट में गड़बड़ा सकते हैं, या फिर आप फॉर्मूला भूल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इस चैप्टर में, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? नाउ लेट अस कम टू अदर। अब मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, है ना? ये टर्म्स तो आपको बिल्कुल मुझे यकीन है आपको ये टर्म्स पता होंगी, है ना? आइसोटोप्स, आइसोबार्स, है ना? एक आपके आइसोटोन्स होते हैं शायद, आइसोटोन्स, ठीक है? और एक आपके होते हैं आइसोमर्स, ठीक है? मुझे नहीं लगता कि ये बताने की जरूरत है ना? प्लीज रिफर आईओसी, ठीक है? मुझे लगता है आपको आईओसी इसमें रिफर करना चाहिए, है ना? आईओसी या तो फिर पीसी, फिजिकल केमिस्ट्री या तो इनऑर्गेनिक, ठीक है? हमारा फिजिक्स वाले, ऐसा नहीं कह रहा कि फिजिक्स वालों का लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं एक चीज जो कि होती है न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है? न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है वो देखते हैं, क्या? एक छोटी सी डिफिनेशन बस मैं आपको लिखा के आगे बढ़ता हूँ, है ना? आपकी न्यूक्लियर फोर्स, आपकी न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है? इट इज द फोर्स एक्टिंग इनसाइड द न्यूक्लियस, ओके? इट इज द फोर्स एक्टिंग inside the nucleus. Okay, it is the force acting inside the nucleus or acting between the nucleus or acting between the nucleus. ठीक है? मैं खाली ये आपको डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ, है ना? इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये एक वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, ठीक है? आप जरा एक मेरे को बात बताओ कि ये एक्टिंग बिटवीन द न्यूक्लियस, एक्टिंग बिटवीन द न्यूक्लियस, मैं अगर आपको बताऊं, अगर हम न्यूक्लियस लेवल पे आ जाए, ठीक है? मान लो ये एक न्यूक्लियर, ये एक न्यूक्लियर है, ठीक है? ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस लेवल पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, न्यूक्लियर फोर्स होती है, उसमें सबसे ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स होती है, ठीक है? न्यूक्लियर फोर्स इस लेवल पे ग्रेविटेशनल फोर्स से कई गुना ज्यादा ताकतवर है, कई गुना ज्यादा ताकतवर, ठीक है? लेकिन अब आप बड़े मासेस पे आ जाओ तो फिर हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स काम आएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा बड़ी है आपके न्यूक्लियर, ठीक है? न्यूक्लियर फोर्स हम हमेशा मॉलिक्यूल्स लेवल पे सोचते हैं, हमेशा मॉलिक्यूल्स या एटम्स लेवल पे सोचते हैं, ठीक है? परमाणु हथियार और वो सब चीजों में ये सब न्यूक्लियर फोर्स बहुत काम आती है, बहुत ही खतरनाक और पावरफुल फोर्स है न्यूक्लियर, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देखो, एक आपको मैं फैक्ट बता देता हूँ, ये पता नहीं आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि नहीं, मुझे याद नहीं, है ना? द न्यूक्लियर फोर्स acts between the nucleus, yeah, acts between the nucleus continuous exchange of due to the continuous exchange of मेसन पार्टिकल्स, ठीक है? मेसन पार्टिकल्स एक फैक्ट है, याद रख लेना, है? ये आपके पास नॉलेज को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा, है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखे तो अच्छा है, नहीं रखे तो भी अच्छा है, ठीक है? चलिए अब आते हैं मास डिफेक्ट पे, ठीक है? मास डिफेक्ट, अब एक चीज होती है मास डिफेक्ट, ठीक, ठीक, मास डिफेक्ट। अब मास डिफेक्ट अब तक क्या होता है, देखो, द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द masses of sum of the masses of all nucleons, all nucleons m, all nucleons m, and mass of nucleus small m is called mass defect, called mass defect, ठीक है? दिस इज कॉल्ड एज मास डिफेक्ट, ठीक है बेटा? मास डिफेक्ट जो होती है ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मास डिफेक्ट
जो कि हम डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू होती है कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। अगर ये दे रखा है, ये आपको कोई नहीं देगा, इसके जगह आपको देंगे z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस a माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये है आपका मास डिफेक्ट का फॉर्मूला, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके मास डिफेक्ट का फॉर्मूला है, जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। सारे क्वेश्चन, लगभग सारे क्वेश्चन में आप ये लगा, या तो ये लगा दोगे, हाँ बहुत रेयर केस में ये लगा दोगे, क्योंकि ये चीज एक्चुअली में बेटा क्या है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू देती है, मतलब थोड़ी सी इसमें एरर्स होते हैं, है ना। ये थोड़ी ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देती है। ओके, नाउ उसका रीजन तो नहीं पता, क्योंकि हम इतने डेप्थ में कभी गए नहीं है ना, ना हमें जाना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये आपका मास डिफेक्ट हो गया बच्चा। सारे सारे पॉइंट्स याद रखना, सारे पॉइंट्स, ये भी स्टार है, ये क्वेश्चंस में भर भर के आएगा, भर भर के ये क्वेश्चंस में आएगा, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आपका न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी होता है, ठीक है। अब मैं डेफिनेशंस तो नहीं लिखवाऊंगा, लेकिन मैं आपसे सिर्फ सीधा 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 मैं आपसे लिखवाऊंगा ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी आपकी क्या होती है? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी आपकी होती है ईबी, ठीक है। ईबी जो कि होती है Z इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस एम एन कैपिटल एन इंटू सी स्क्वायर, ठीक है, इंटू सी स्क्वायर। ओके, तो न्यूक्लियर, ये बेसिकली क्या होती है आपका, तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एनबीई बेसिकली आपकी जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जो आपकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, दैट इज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एनर्जी बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन, टोटल नंबर ऑफ, सिंपल मैथ्स है ना। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हालांकि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पे उतने सवाल नहीं आते, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है सर। ओके, चलो, अब एक होता है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन कैपिटल पी, पैकिंग फ्रैक्शन पी, पी इज बेसिकली exact mass, exact nuclear mass, exact nuclear mass, exact nuclear mass minus mass number upon mass number. Okay, upon mass number यहाँ पे नीचे आएगा, ठीक है। ये आपका पैकिंग फ्रैक्शन हो गया, कॉलेज है जो कि आपका m माइनस ए अपॉन कैपिटल है। ओके, सॉरी, ठीक है बेटा। तो ये आपका न्यूक्लियस का फर्स्ट पार्ट हो गया, जहां पर पहले हमने डिस्कस किया जो छोटे मोटे टर्म्स होते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से रिलेटेड, जो कि आपका एटॉमिक नंबर हो गया, आपका मास नंबर हो गया, आपका न्यूक्लियर साइज हो गया, जो कि R इक्वल टू R नॉट ए की पावर 1/3 होता है। फिर उसके बाद आपका न्यूक्लियर डेंसिटी हो गया, ठीक है। एंड देन यू हैव योर AMU, है ना। AMU के बाद आपका आइसोटोप, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोटोन्स, आइसोडायपर्स भी होते हैं, है ना। फिर उसके बाद आपका हमने न्यूक्लियर फोर्स डिस्कस किया था कि व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स, है ना। न्यूक्लियस लेवल पे एक्ट करती है, एक्टिंग इनसाइड द न्यूक्लियस या फिर एक्टिंग बिटवीन द न्यूक्लियस, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने आपको ये फैक्ट बताया था। फिर उसके बाद हम डिस्कस किए मास डिफेक्ट, है ना, डेल्टा एम इक्वल टू कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम, जो कि जेड इंटू एम ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस एन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी आई, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के बाद हमने डिस्कस किया पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। अब ये सब चीजों के बाद एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, ठीक है।
अब देखो रेडियो एक्टिविटी कहाँ से आएगी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, है ना। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपके होते हैं 7th ग्रुप में, है ना, और सारे आपके लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, है ना, मैक्सिमम ये आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नहीं, आपके 7th ग्रुप वाले ही होते हैं। रुबीडियम, रुबीडियम और मेंडेलिवियम, वो सारे जो एलिमेंट्स होते हैं, रुदरफोर्डियम वाले जो एलिमेंट सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं ना, वो आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, फ्रांशियम, सीजियम हो गया, फ्रांशियम हो गया आपका, रेडियम हो गया आपका, है ना, है ना। अब यहाँ पे देर आर 3 types of there are 3 types of radiations emitted from the radioactive elements. ठीक है, there are 3 types of radiations emitted from the radioactive elements. ठीक है, वो क्या होते हैं, एक अल्फा रेस, दूसरा बीटा रेस, ठीक है, तीसरा गामा रेस, बहुत खतरनाक होते हैं। ओके, अल्फा रेस, बीटा रेस एंड गामा रेस, ठीक है। अब यहां पर बेसिकली अल्फा रेज आपके क्या होते हैं, अल्फा रेज को हम, अल्फा रेज आपके बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स कंसिस्ट करेंगे, है ना, कंसिस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, है ना। और ये जो आपके अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, दीज आर बेसिकली योर डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयन, डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयन, ठीक है। ये आपके अल्फा पार्टिकल्स हो गए, है ना, अल्फा रेस कंसिस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, फाइन। फिर आपके आते हैं बीटा रेस, बीटा रेस बेसिकली कंसिस्ट ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये आपके बीटा पार्टिकल्स हो गए। लास्ट में आ गए आपके गामा रेस, है ना, जो कि दीज आर वेरी डेंजरस, ओके, गामा रेस जो कि आपके होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, सारे आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, ओके। चलिए, अब यहाँ पर एक अल्फा डीके होता है ना, और एक बीटा डीके होता है, आपको पता होगा। यहाँ आपके जो डीकेज हैं, एक तो आपके अल्फा डीके हो गया और एक आपके बीटा डीके हो गया, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है, एक अल्फा डीके हो गया, एक बीटा डीके हो गया। मैं सीधा बिना कोई टाइम वेस्ट किए एक्स ए, ठीक है, इसमें मान लो ये होता है अल्फा पार्टिकल, ठीक, अल्फा पार्टिकल, तो यहां से y आएगा z-2 इंटू a-4, ये आपका अल्फा डीके है, ठीक है, ये आपका अल्फा डीके है, ओके, ये आपका अल्फा डीके है। उसके बाद हमारे पास है बीटा डीके, जो कि अगर मेरा होता है यहाँ पे z, x और a, यहां से अगर मेरा मैं बीटा पार्टिकल लेता हूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बीटा पार्टिकल लेता हूं तो वो होगा YZ+1 टू ए, ठीक है, ये होता है बच्चा मेरा बीटा डीके, ठीक है, बीटा डीके। अब इसके बाद आपका, अगर आपको याद हो, रेडियो एक्टिविटी डीके लॉ आता है ना, एक आपका रेडियो एक्टिविटी डीके लॉ आता है। रेडियो एक्टिविटी डीके लॉ का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, है ना, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, जो बेसिकली आपका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होता है -dN/dt, वो वो बेसिकली क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैपिटल एन के, और यहां से हम लिखते हैं dN/dt -dN/dt इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एन, जो कि हमारा लैम्डा होता है डी के कांस्टेंट, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं कह रहा हूँ रेडियो एक्टिविटी पे आपको बहुत ध्यान देना, प्लीज, बहुत प्लीज प्लीज बहुत ध्यान देना, क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, ओके, चलो, ओके। अब इसके बाद आता है हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, हाफ लाइफ बेसिकली टी होती है ना। अब आती है टी,
हाफ लाइफ, हाफ लाइफ, ठीक है। हाफ लाइफ बेसिकली क्या होता है? द टाइम इन विच हाफ नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इनिशियली इन द सैंपल, ठीक है। तो फिर टी इक्वल्स टू ये, ठीक है, 0.6931 यू आर वेल एंड खत्म। ये याद रख लो, हाफ लाइफ ये होती है, बस इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो। ओके, अब इसके बाद आती है एवरेज लाइफ करके आती है ना, एवरेज लाइफ। सॉरी, एक तो हो गया हाफ लाइफ, एक होता है एवरेज लाइफ, एक होता है हाफ लाइफ, एक होता है एवरेज लाइफ, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन एवरेज लाइफ एंड हाफ लाइफ एंड डी के कांस्टेंट मैं बता देता हूँ। हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ बेसिकली आपका टाउ हो गया, तो टाउ की वैल्यू आपकी 1/λ होती है, एक ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद एवरेज लाइफ और हाफ लाइफ में रिलेशन ये है कि टाउ इक्वल टू 1.44 कैपिटल, ठीक, ये तो याद रखियो, काम निकल जाएगा आपका। ओके, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। और नंबर ऑफ अनडिकेड अगर पूछा आपसे, कभी अगर पूछा नंबर ऑफ अनडिकेड, कभी अगर आपसे पूछ लिया, मान लो कि नंबर ऑफ अनडिकेड क्या होते हैं, ठीक है। अनडिकेड आपके होते हैं बेसिकली एन इक्वल टू एन नॉट, एन इक्वल टू एन नॉट इंटू 1/2 पावर एन, जो कि होती है एन नॉट 1/2 अपॉन 1/τ। बच्चे ये याद रखना, ये बहुत जरूरी है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है द एक्टिविटी ऑफ एलिमेंट, है ना, एक्टिविटी आर, है ना, ये आपको पता ही है। एक्टिविटी, एक्टिविटी क्या होती है? आर, आर की वैल्यू होती है -dn/dt, है ना, ये तो मैंने आपको बता रखा है ना। अब इसके बाद होती है एक्टिविटी ऑफ सैंपल टाइम टी नॉट, है ना। सैंपल टाइम टी नॉट क्या होगा? आर इक्वल टू आर नॉट ई की पावर -λ/t, है ना, सैंपल टाइम का, ये सैंपल टाइम का है, सब आपको याद है, सब आपको याद है, आपने थ्योरी पढ़ रखी है, ठीक है। ओके, अब देखो बच्चों, अब हम एग्जाम्पलर करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि लास्ट में हमारे ये एक ही चीज बचा है ना, वो आप टेक्स्ट बुक से जरूर रिवाइज करके आना, है ना, अगर आपको ये लेक्चर समझना है, जिस क्वेश्चन में आगे कराऊंगा 13.1 से आपके, है ना, न्यूक्लियर फिजन, टेक्स्ट बुक से न्यूक्लियर फ्यूजन, फिजन और फ्यूजन, ठीक है। और इसमें आपके न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं ना, इसमें आपके न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, है ना। फिर आपके पास एक शायद टेक्स्ट बुक में थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी दिया है, थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी दिया है, फाइन। तो ये तो हो गया आपका थियरी का पार्ट। ओके, अब बच्चों मैं आपसे सवाल कराऊंगा आपसे, आपको ये न्यूक्लियाई का, ठीक है। इस चैप्टर के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस के अब हम सवाल करने जा रहे हैं। ओके, प्लीज मेक श्योर यू पुट योर एंटायर फोकस हियर, है ना। अब हम करेंगे इसके एग्जाम्पलर, राइट, ठीक है। एक थियरी बहुत ज्यादा ही जरूरी थी आपके लिए, है ना, थियरी डिवाइस करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना बच्चों, ठीक है, इसलिए मैंने आपसे ये कराया। सो नाउ लेट अस टेक इनटू इट। चलिए, तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे आपका न्यूक्लियाई चैप्टर। ओके, न्यूक्लियाई चैप्टर, फाइन। इसमें आपके लेट्स यूज योर रेड कलर, है ना, चलो प्लीज फोकस, लेट्स गो। तो अब आते हैं हम, सपोज वी कंसिडर अ लार्ज नंबर ऑफ कंटेनर, each containing each containing initially 10,000 atoms of a radioactive material with a half life of 1 year, ठीक है। देन आफ्टर 1 year कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हाफ लाइफ का कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि यहाँ पे अगर पता होगा आपको थ्योरी क्लासेस से, है ना, और थोड़ा मैंने बीच में रिवीजन भी कराया है कि एन की वैल्यू होती है n0/2, है ना, एंड टी जो होता है वो मेरा हाफ लाइफ होता है ना। तो हेंस एन इक्वल टू n0 ई की पावर -λ/t होता है बच्चों, है ना। n0/2 क्या होगा? n0/2 होगा n0 ई की पावर -λ/t हाफ,
टी हाफ, सही बात है। तो टी हाफ की वैल्यू क्या होगी, लॉग बेस पे ई लेते हैं, log 2 लैम्डा, है ना। एल इंटू क्या होता है 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा, ये आपकी हाफ है। बेसिकली यहाँ पे आपका ऑप्शन सी ही होगा, ठीक है। द कंटेनर्स विल इन जनरल हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द मटेरियल बट देयर एवरेज वेट विल बी अराउंड 5। एक बार कैलकुलेट करके देख, ठीक है। तो आपका ये 13.1 हो चुका है, ठीक है। अब हम आएंगे 13.2 पे, फाइन। नेक्स्ट लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ये दे रखा है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ हाइड्रोजन एटम एंड another particle of mass m will be given by this, okay, where r is the ओके, ठीक है, समझ गया क्या क्वेश्चन है, लेट अस चेक इट। तो यहाँ पे पहला जो दे रखा है कि m इक्वल टू m ऑफ प्रोटॉन एम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो नहीं होगा, है ना। ऑप्शन बी आपका सही है, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है। ये तो हट गया और ये भी आपका हट गया, ठीक है। चलो, नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपका है ई कंसेप्ट अगेन, है ना। देखो रेडियो एक्टिविटी पर है, लेट अस फोकस। When a nucleus in an atom undergoes a radioactive decay, the of the atom, electronic levels of the energy of the atom change for alpha and beta radioactive, do not for gamma, ये सही है ना। Do not change for any type of radio, obviously change होती है, गामा के लिए चेंज होती है, नहीं नहीं, है ना। अल्फा बीटा के लिए होती है बट नॉट फॉर गामा रेडिएशन, गामा वाले अलग लेवल पे होते हैं गामा रेडिएशन, ठीक है। एनीवेज, फिर अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका है कि mx and my denote the atomic masses of the parent and the daughter nuclei respectively in a radioactive decay. The q value for alpha for a beta decay is q1 and for beta plus decay is q2. If mc denotes the mass of the electron, then which of the following is the true? आप जरा सा थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो आपको दिखेगा कि ऑप्शन ए है, जहां पर आपको बता देता हूँ, Q1 है आपका एम एक्स माइनस एम सी एम वाई, एम एक्स माइनस एम वाई इंटू सी स्क्वायर, एंड आपका Q2 होगा एम एक्स माइनस एम वाई माइनस 2m ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी। ये है, ठीक है। ये आपका हो गया एम एक्स प्लस एम। ओके, चलो अब फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपका दे रखा है, अगर आप चाहो तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करके दे देता हूँ, चलिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ एक्सप्लेनेशन करके देता हूँ, ठीक। देखो, अगर हमें अगर Q हमारा ग्रेटर देन 0 हुआ मान लो, ठीक है, Q मतलब एनर्जी रिलीज हो गई, तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये सबको पता है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, ये तो है, ये तो सही है, ठीक है। अब यहाँ से लेट, है ना, ऐसे हम लिखते हैं, मान लेते हैं कि न्यूक्लियस हमारा ये है, ठीक है। अब यहाँ पे बीटा माइनस डी के इज रिप्रेजेंटेड एज, बीटा में भी बीटा प्लस और बीटा माइनस होता है ना, बीटा माइनस कैसे होगा, बीटा माइनस हमारा होता है ऐसे, एक्स इंटू वाई प्लस -1 इलेक्ट्रॉन प्लस बी नॉट प्लस, ठीक है। तो Q1 की वैल्यू आपकी होगी मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू जेड एक्स ए माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू जेड प्लस 1 बाई ए, ठीक है, माइनस एम ई इंटू सी स्क्वायर, ये सही होगा, है ना। यहां से करने के बाद आपका Q की वैल्यू ये आएगी जो हमने ऊपर लिखी है, ठीक है। विराट की वैल्यू आपकी इधर आएगी जो हमने निकाली थी, ठीक है। अगेन सिमिलरली Q2 में आपका क्या है, बीटा प्लस डी के, बीटा प्लस डी के का आपका फॉर्मूला जानते हो, है ना। Q2 में आपका क्या है, बीटा प्लस डी के, है ना। बीटा प्लस डी के को आप ऐसे लिखोगे, बीटा प्लस डी के आपका ऐसे लिखते हैं हम,
जेड एक्स से मैं बस डी के लिख के छोड़ देता हूँ आपके लिए। जेड माइनस वन वाई ए प्लस प्लस वन इलेक्ट्रॉन जीरो प्लस म्यू प्लस क्यू टू। कुछ एनर्जी या कुछ मैटर होता है वो क्यू टू होता है। ठीक है, चलिए ओके। अब आते हैं 15.5 क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो, ट्रिटियम इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन whose nucleus triton contains two neutrons and one proton. Free neutrons decay into p plus e bar plus mu bar. If one of the neutrons is triton decays, it would transform into helium. This does not happen. This is because. So what is the reason? क्या लगता है आपको, क्या रीजन? एनर्जी लेस देन द हीलियम एनर्जी, सही बात है। एनर्जी कम होगी तो वो क्यों स्टेबल रहेगा? सही बात है ना? बी और सी और डी तो गलत है आपके। ठीक है, ये आपके हो गए 3.5। लेट अस कम टू 15 पॉइंट्स, सॉरी 13 पॉइंट्स। अब heavy stable nuclei have more neutrons than protons. This is because of the fact that neutrons are heavier than protons. नहीं, electrostatic force between protons are repulsive. हाँ, ये सही है। नहीं, ये नहीं है, ये सही है। Electrostatic force between the protons are repulsive. Heavy stable nuclei have more neutrons than protons. तो इसलिए क्योंकि electrostatic force between protons are repulsive, obviously, है ना? ये सही है। न्यूट्रॉन्स डीके नहीं, ये भी नहीं, है ना? चलिए ओके, नाउ लेट्स कम टू 13.7। ओके, 13.7 इन्होंने ऐसे इधर उधर दे रखा है, थोड़ा सा फिर आपको ये पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, इन न्यूक्लियर रिएक्टर। देखो अब न्यूक्लियर रिएक्टर का क्वेश्चन है, आगे न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना? अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं अगली क्लास में इसको श्योरली पढ़ा दूँ। ठीक है, चलिए। In a nuclear reactor, moderators slow down the neutrons which come out in the fission process. The moderator used have light nuclei. Heavy nuclei will not serve the purpose because why? तो इसका आंसर मैं बच्चों आपको बता दूं, तो इसका ऑप्शन होता है बी, न्यूक्लियर पॉजिटिव, सॉरी ये होता है बी, जो कि आपका होता है इलास्टिक कोलिजन ऑफ न्यूक्लियाई विद हेवी न्यूक्लियाई विल नॉट स्लो डाउन। देखो मैं इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन फिलहाल आपको दे नहीं सकता हूँ क्योंकि आपको न्यूक्लियर रिएक्टर आना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ के आना। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर आप पढ़ के आना, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलिए अब एमसीक्यू क्वेश्चन 2 में आते हैं, एमसीक्यू पार्ट 2 में। ठीक है, चलिए 8th क्वेश्चन, राइट? ओके बच्चों देखो 8th क्वेश्चन में क्या है, इट फ्यूजन प्रोसेसेस लाइक कंबाइनिंग टू न्यूट्रॉन्स form a helium nucleus are impossible at ordinary temperatures and pressure. ठीक, तो इसके रीजंस क्या है वो ये पूछ रहा है। ठीक है, पहला क्या है, न्यूक्लियर फोर्सेस आर वेरी शॉर्ट, ये सही बात है। न्यूक्लियाई आर पॉजिटिवली चार्ज, भी सही है। मस्ट बी कंपैरेटिवली आयोनाइज्ड बिफोर, नहीं। द ओरिजिनल न्यूक्लियाई मस्ट फर्स्ट ब्रेक अप इनटू द कंबाइनिंग विद ईच अदर, रॉन्ग। तो इसका ए और बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 13.9। ठीक है, 13.9 अगेन बड़ा क्वेश्चन है, पढ़े इसे ध्यान से। ठीक है, अब देखो, सैंपल्स ऑफ टू रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स ए एंड बी आर टेकन। ठीक है, अब यहाँ पे लैम्डा ए और लैम्डा बी क्या है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, जो बी के कांस्टेंट बोलते हैं वही है, ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिव। In which of the following cases the two samples can simultaneously have the same decay rate at any time? ठीक है, 13.9 में मुझसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से, है ना, देखते हैं। इनिशियल रेट ऑफ डीके इज ट्वाइस द, नहीं ये गलत है ना? इनिशियल रेट ऑफ डीके इज ट्वाइस इनिशियल रेट ऑफ द, हाँ तो इसलिए इसका ये रीजन है। अब ये आते हैं इनिशियल रेट डीके ऑफ बी इज ट्वाइस एंड, नहीं ये गलत है। और हाँ ये सही है, तो ये आपका ऑप्शन बी एंड डी सही। ओके, अगेन डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है आपका। ओके, चलिए अब आते हैं यहाँ पे अगेन अ ग्राफ क्वेश्चन। नाउ यहाँ ग्राफ क्वेश्चन। देखो
the variation of the decay, okay, the variation of the decay rates of two radioactive samples are given, which of the following statement is true? देखो इसको बच्चों मैं कराता हूँ ग्राफ पे, एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ। देखिए जरा 10th क्वेश्चन। अब अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करूँ, ठीक है, सॉरी गंदा ग्राफ कर दिया, ठीक है, चलिए सीधा लाइन बनाए ऑलमोस्ट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पहला इसने क्या कहा है कि एक तो ये गिर रहा है, एक तो ये ऐसे गिर रहा है, तो ये ऐसे गिर रहा है, ठीक। और दूसरा वाला हमारा मैं ब्लैक से ड्रॉ कर देता हूँ, लाइक दिस, इट इज कम अ बिट डाउन एंड लाइक दिस, ओके। तो ये हमारा बी है ना, बी एंड दिस इज ए, ओके। ये हमारा dn बाई dt है इस एक्सिस पे, है ना। और ये P पॉइंट है, ये जो इंटरसेक्शन है ये P पॉइंट है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो अगर आपको मैं थोड़ी सी थियरी लिखता हूँ कि देखो ठीक, यहां से हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो ए का स्लोप है वो बी के स्लोप से बड़ा है ना। यहाँ पर स्लोप ऑफ ए, एम यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे एम के नाम, एम यहाँ पे मास भी हो सकता है, तो यहाँ पे जो स्लोप ऑफ ए है बड़ा है स्लोप ऑफ बी से, सही बोल रहा हूँ, स्लोप ऑफ बी किससे बड़ा है, स्लोप ऑफ, इट मींस दैट द डीके रेट ऑफ ए इज फास्टर देन बी। भाई स्लोप अगर ज्यादा है इसका मतलब यही है ना कि डीके भी जल्दी हो रहा है ना, दैट मींस दिस इंप्लाइज डीके ऑफ ए ग्रेटर देन रेट, बेसिकली रेट ऑफ डीके, है ना, डीके ऑफ, क्या ये बात समझ में आ रही है ग्राफ से, क्या ये बात समझ में आ रही है ग्राफ से, बिल्कुल ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एंड स्टडीज लॉ, अब आप पूछ लीजिए क्या है, ये आपने थियरी क्लासेस में पढ़ा होगा, मैंने जो बेसिकली डीके बताया है कि डीके माइनस डी एन बाई डी टी जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के, है ना, वेयर, ओके, वेयर लैम्डा इज द डीके कांस्टेंट, ठीक है। हेंस एट पॉइंट पी क्या होगा, दोनों एक टाइम पे डीके करेंगे, मतलब दोनों सेम रेट पे डीके करेंगे, ठीक है। ये होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, ये भी होता जा रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे दोनों की स्पीड सेम होगी ना, क्योंकि ये एक्सिस पे सेम है ना। माइनस डी एन बाई डी बेटा जो है वो लैम्डा के प्रोपोर्शनल है, इस पॉइंट पे दे विल बी गिवन द सेम स्पेस, ओके। तो एट पॉइंट बी द डीके रेट ऑफ ए एंड बी इज सेम, तो यहाँ पे सी है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका है सी, similar to A but still becomes equal to A less than A, तो आपका D and D, ठीक है। ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा तो नहीं बोलूंगा लेकिन ठीक है, ग्राफ वाला क्वेश्चन आपको ग्राफ पढ़ना आना चाहिए, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन बने, ठीक है। चलिए अगेन नाउ वी हैव योर वेरी शॉर्ट आंसर्स, ओके। चलिए बच्चों अब आपके हैं वेरी शॉर्ट आंसर, ओके। helium-2 3 and helium-1 3 nuclei have the same mass, do they have the same binding energy, है ना। तो इसका अगर मैं आपको ट्रेडिशनल आंसर लिख के बताऊं तो बस नोट कर लीजिएगा, है ना, है ना। देखो these both have the same mass number, these both have the same mass number, okay। helium-2 3 has two protons, there's two protons, right, और वन न्यूट्रॉन है, सही बात है। तो एज सॉरी बच्चों, as He3 has only one proton, has only one proton, it has only one proton, hence the repulsive force, hence the repulsive force between protons is missing, सही बात है, सही बात है ना। हीलियम 3 मतलब हीलियम 1 3 समझना, तो यहाँ पे
अब देखो यहाँ पे, यहाँ इसके पास 2 प्रोटॉन है, 1 न्यूट्रॉन है He के पास। He13 के पास क्या है, 1 प्रोटॉन है। तो जब 1 ही प्रोटॉन है तो किस बात का रिपल्शन भाई? सही बात है, किस बात का रिपल्शन? तो रिपल्शन तो होगा नहीं, और रिपल्शन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है बाइंडिंग एनर्जी को कम करने का, है ना? तो बाइंडिंग एनर्जी एनर्जी में जो He13 है बड़ा होगा He, ठीक है, में रीजन में रिपल्शन है ना? इसमें रिपल्शन है और इसमें नो रिपल्शन। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है? चलिए, ये आपका 13.11, ठीक। अब चलते हैं 13.12 पे। ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ डीके रेट विद द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, ठीक है? तो ये आपको ग्राफ 13.12 माइनस डी एन बाई डी टी आपका क्या होता है? जब 11 लैम्डा एन, ठीक है, लैम्डा एन होता है वेयर लैम्डा इज अ डीके कांस्टेंट। सही बात है। सबसे पहले तो ये देख लो, तो मैं एन और डी एन के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, इतना लंबू सा ग्राफ है, एकदम ऐसे आएगा नीचे, है ना? ये एन है, ये माइनस डी एन बाई डी टी है। आई डोंट थिंक इसमें कोई परेशानी वाली बात होनी चाहिए बच्चा। सही है, सही है। चलो, आई होप दिस इज क्लियर, है ना? ये वाई उधर माइनस भेजेंगे तो y इक्वल टू माइनस एम एक्स आएगा, और उधर नेगेटिव वाले एक्सिस पे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, ठीक है? दिस इज माइनस y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स आता है, तो इस लाइन से आता है, इधर नेगेटिव तो कुछ है ही नहीं, तो ये वाली लाइन ये होती है y इक्वल्स टू माइनस वाली लाइन, ठीक है? बात आते हैं 13 क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन पे देखिए क्या है, विच सैंपल, ओके, पूछ रहा है अच्छा, तो क्वेश्चन हो गया ना आपका। Which sample A or B shown in figure 13.2 has shorter mean life? Again, shorter mean life. अगर मैं आपके सामने पूरा कंसेप्ट लिखूं, पूछ रहा है कि शॉर्टर मीन लाइफ किसके पास? शॉर्टर मीन लाइफ, है ना? मीन लाइफ क्या होती है? 1/λ, सही बात है ना? तो अब यहां से n इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी से अगर हम क्या कह सकते हैं कि एल एन एन अपॉन एन नॉट डिवाइडेड बाई टी की वैल्यू होती है माइनस लैम्डा। सही बात है, सही बात है। और आपको ये ग्राफ भी पता होगा, है ना? ये आपने ग्राफ देखा होगा, ये जो ग्राफ है एल एन एन अपॉन एन नॉट और टी के बीच में, इसका स्लोप होता है माइनस लैम्डा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सो फ्रॉम एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, इससे अगर अगर टी इक्वल टू 1/λ है, इफ टी इक्वल टू 1/λ होता है ना? पूरी थ्योरी आपको इस क्वेश्चन में मैं रिवाइज कराऊँ तो, है ना? तो ये होता है एन इक्वल टू एन नॉट, एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस टी, जो कि होता है एन नॉट 1/, जो कि होता है 0.37 एन नॉट, ठीक, जो कि होता है 37% ऑफ एन नॉट, ठीक है? इतनी सारी थियरी है, ठीक है? तो ये तो बेसिक थ्योरी हो गई आपकी। अगर अब मैं यहाँ पर ये जो आपका कह रहा है, एक ऐसे है और एक ऐसे है ना? डोंट कंसिडर दिस एज ओवरलैपिंग, लेकिन अंडरस्टैंड इट, ओके? ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका डी एन बाई डी टी इस तरफ जा रहा है ना? और ये आपका एन इस तरफ जा रहा है ना? सॉरी, आपका टी जा रहा है। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इज इक्वल टू जीरो, डी एन अपॉन डी टी ऑफ ए जो होता है डी एन अपॉन उसके बराबर हो। टी पे तो सब बराबर ही है, सही बात है, टी पे तो सब बराबर ही है, क्योंकि एज डी एन बाई डी टी बस टू माइनस लैम्डा एन होता है। सही बात है ना बेटा? अब आगे जैसे 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 नाउ कंसीडरिंग एट एनी इंस्टेंस की द लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस, अगर हम एक लाइन इससे
परपेंडिकुलर मार दें, ठीक है, एक्स एक्सिस। तो यहाँ देखो पेज पे एनसीईआरटी के, अगर हम इसके परपेंडिकुलर लाइन मार दें, ठीक है, हमें ये पता चलेगा यहाँ पर कि एट टाइम टी कि डी एन बाई डी टी ऑफ ए बड़ा होगा डी एन बाई डी टी ऑफ, क्या। अब यहां से फिर हमें क्या करना है, यहां से हमें यही करना है, लैम्डा ए एन ए इक्वल टू लैम्डा बी एन बी। तो एन ए हमारा ग्रेटर होगा एन बी से, है ना। दिस इंप्लाइज लैम्डा बी इज ग्रेटर देन लैम्डा ए, ठीक है, दिस इंप्लाइज लैम्डा बी इज ग्रेटर देन लैम्डा ए। नाउ रेट ऑफ डीके ऑफ इज लोअर, पर एवरेज लाइट जो होती है वो टी अपॉन लैम्डा होती है, तो टाउ ए इज ग्रेटर देन टाउ। अब देख लो, अब मैच कर लेना आंसर इसमें, ये आपका 13 पॉइंट, ठीक है। मैंने आपको बोला था जो रेडियो एक्टिव लॉ है खाली आप उसे याद रखें, एवरेज लाइफ को याद रखें, हाफ लाइफ को याद रखें, आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, सिंपल है। आई होप इट्स क्लियर, है ना, कुछ ज्यादा परेशानी वाली बात तो नहीं होनी चाहिए, है ना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एमिटेड एंड वाई। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, है ना, वर्क ये आप कर देना, ओके। फिर in pair annihilation an electron and a proton destroy each other, how is the momentum conserved? Okay, so basically how is the momentum conserved, ये important question है, ये मैं स्टार आपको, ठीक है, 15 का फिलहाल हो गया, है ना। 3 क्वेश्चन देखो, ये जो प्रोटॉन है और ये है इलेक्ट्रॉन, ये एक दूसरे के आ रहे हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, फोटोन निकल रहा है ना, तो यहां से हो रहा है एनिहिलेशन। बेसिकली इन पेयर एनिहिलेशन, in pair annihilation an electron and a proton and a proton, an electron and a proton, हम पॉजिट्रॉन भी कहते हैं, destroy each other, सॉरी ये पॉजिट्रॉन है, सॉरी बच्चा ये पॉजिट्रॉन, ठीक है, पॉजिट्रॉन डिस्ट्रॉय each other, produce 2 photons, दिख तो रहा है, 2 photons प्रोड्यूस करेंगे, एक उधर से एक इधर, which move in opposite directions, है ना, which move in opposite direction, बस। तो यहां से लीनियर मोमेंटम हमारा कंजर्व हो गया, यहां से हमारा लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो गया। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं क्या कह रहा हूं, देखिए, यहां से एक पॉजिट्रॉन आया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन आया, दोनों कोलाइड की एनिहिलेशन, तो एक दूसरे तो उधर, एक उधर जाएगा वापस और एक इधर जाएगा, है ना। तो उसी तरह जैसे इधर से मान लो एक बार ट्रक आ रही है, इधर से एक ट्रक आ रही है, दोनों एक दूसरे को कोलाइड करेंगे तो थोड़ा सा पीछे जाएंगे, क्यों, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, एलएम, है ना, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैकेनिक्स के कंसेप्ट्स यहाँ पे भी हम हमारे लगते हैं, राइट, ठीक है। चलिए, तो बच्चों यहाँ पे आपके 15 क्वेश्चंस हो चुके हैं, है ना, यहाँ पे आपके 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। फॉर नाउ आई विल गिव अ पॉज, है ना, हम अगली क्लास में आपके जो हम आपकी नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन कराएंगे, वन सेकेंड, या नेक्स्ट क्लास में हम आपसे यहाँ से मिलेंगे जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से हम आगे प्रोसीड करेंगे, अच्छे अच्छे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पे आपके। अगेन कुछ यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन भी है ना, यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पे हमारे डीके डीके के क्वेश्चन है, फिर एक ये वाले फोर्स वाले कुछ क्वेश्चन है, फिर ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ऑल, यू नो। और उसके बाद 24th में ये है आपका, फिर आपका ये टेबल दे रखा है, टेबल वाले क्वेश्चन भी आते हैं, है ना, जहाँ पे आवरली आपको दे रखा होता है। फिर आपके यहाँ पे अगेन डीके के क्वेश्चन आते हैं, तो शॉर्ट आंसर्स हैं बच्चे आपके, फिर आपके लॉन्ग आंसर्स बचे हैं, है ना। तो शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। फॉर नाउ आई विल सजेस्ट कि
अब आपका एग्जाम्पलर से थोड़े थोड़े हो चुके हैं क्वेश्चन, आई वुड सजेस्ट कि अब एग्जाम्पलर तो मत करिए, अब जेई मेंस के क्वेश्चन आप लगाएं, जेई मेंस के 2019 से लेकर के 2024 तक के क्वेश्चन, ठीक है। 2019 से लेकर के 2024 के क्वेश्चन आप लगा लीजिए, है ना। इससे क्या होता है, इससे आपका बेस बन जाएगा जो कि एनटीए वाले पेपर्स होते हैं, ठीक है, एनटीए वाले पेपर्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा आप जाओ जी एडवांस में, अगर जिसको जी एडवांस की तैयारी करनी है उसको, है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, मॉडर्न फिजिक्स से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, वो भले जेई मेंस हो या जी एडवांस हो। और अगर थोड़े बहुत उल्टे सीधे सवाल अगर कोई पूछेगा तो आपसे हो सकता है कि न्यूक्लियाई में, ठीक है। अगर आपको थोड़ा ज्यादा जोश हो तो फिर आप ओलंपियाड भी कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज योर हायरार्की, ओके, दिस इज योर हायरार्की। इस ये करने से पहले आपको ये करना होगा, ये करने से पहले आपको ये दोनों करने हैं, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात, है ना। ज्यादा परेशान नहीं होना है, ओलंपियाड अगर नहीं भी करो या कुछ बिगड़ेगा नहीं, मैक्सिमम जी एडवांस का करो, जी एडवांस की तैयारी कर रहे हो आप, है ना। और रेफरेंस बुक तो मैं ऐसा किसी को कोई सजेस्ट करूंगा नहीं, क्योंकि एनडीए के क्वेश्चन आप इतने लगा लोगे कि आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग, आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, है ना। आपके 5,000 क्वेश्चन में भी जी एडवांस निकल सकते हैं, 500 क्वेश्चन में भी जी एडवांस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखो वेरी वेरी शॉर्ट में हमने डिस्कस किया, ये कुछ ग्राफ वाले क्वेश्चन हमारे थे, है ना। देन वी हैड और फ्यूजन क्वेश्चंस, है ना बच्चों। न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर रिएक्टर आप प्लीज पढ़ के आना, ठीक है। एंड वी हैव इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थिंग्स इन इस चैप्टर में, ये एक तो ग्राफ, ठीक है, एक वो लॉ, रेडियो एक्टिव लॉ, और एक फिजन एंड फ्यूजन, फ्यूजन, ठीक है। फिजन और फ्यूजन से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और एक सॉरी, डी के लॉ में तो वही आता है, अल्फा बीटा गामा, है ना, अल्फा बीटा गामा, है ना। अगर कुछ क्वेश्चन बनेगा तो मैक्सिमम चांसेस ये हो सकते हैं इस लॉ से बने और डी के से बने, हालांकि फ्यूजन फ्यूजन से भी आ जाते हैं। और ग्राफ वाले तो आपने यही देख लिया, अगर आप प्री मेंस के प्रीवियस ईयर देखोगे तो आपको दिखेगा कि ग्राफ आपने प्रेडिक्ट कर सकता है, ठीक है। बाकी मॉडर्न फिजिक्स में अभी आपके जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना। फिर आपका डी ब्रोगली है ना। फिर आपका आता है ये न्यूक्लियाई है ना। 5 चैप्टर्स होते हैं, एक तो रेडियो एक्टिविटी एक अलग चैप्टर लोग गिनते हैं, है ना। और एक एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है ना। तो बहुत सी चीजें हैं बच्चों, है ना। हम न्यूक्लियर कर रहे हैं, कभी ये और रेडियो एक्टिविटी, कभी ये सब पढ़ाने का मौका मिला तो आप सबको जरूर पढ़ाएंगे, है ना। तो बाय नाउ आपको ये सब क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में ये आप देख लीजिए, है ना। हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे एंड विल गो टिल क्वेश्चन नंबर 26, अच्छे से आहिस्ता आहिस्ता कर लेंगे। मैं कल भी थोड़ी सी आपको थियरी रिवाइज करा दूंगा ताकि ये चैप्टर आपको वापस रिवाइज करने की जरूरत न पड़े पूरा, ओके। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, है ना, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, है ना। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, जो आपके अपकमिंग एग्जाम फ्यूचर में आने वाले हैं, ओके। तो थैंक यू एंड